लोग बकवास करते हैं। आप जब 15-16 साल के थे, आप ऐसे ही सोचते थे जैसे आप आज सोचते हैं? किसी से पूछो तुम्हारे परिवार में कितना है? मैं, मेरी बीवी और मेरे ये 2। तो आज एक पर्टिकुलर उम्र में उसके डिफरेंट विचार है, आप उसको लेबल कर रहे हैं। अभी कुछ साल के बाद जिसको आप अल्फा बीटा बुला रहे हो उसकी लेबलिंग चेंज हो जाएगी। तो टेकर ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर बने रिलेशनशिप में। देखिए, लेकिन लव जो है ना, ये थोड़ा जरा टेम्पररी चलता है। रिलेशनशिप चलाने के लिए लव ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन लव सिर्फ रोमांटिक लव नहीं होता। स्वागत करूंगा आज के हमारे गेस्ट श्री सुरेश मोहन सेमवाल सर का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपका एक फ़ैन भी हूँ। मैंने आपकी शायद पहली वीडियो, मुझे जहाँ तक ध्यान है, 7 या 8 साल पहले देखी थी और उसे देख के मैंने जैसे बताया कि मुस्कान और बड़ी सी हंसी दोनों आए थे। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, तो मैंने अपनी टीम में भी कई बार आपकी वो वीडियो ज़रूर दिखाई है और मैं उसे थोड़ा सा अपने तरीके से कॉपी करके जितनी मुझसे हो पाती है वो मैं सुना भी देता हूँ। तो सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आज आपसे जब मैं बात करने की सोच रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी जी। कि सर मिलेंगे तो मैं क्या पूछूंगा, क्या बातें करूंगा। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोचना थोड़ा सा मैंने सीमित किया। जब आज सर यहाँ पे आए तो वो अपने हाथ में 2 बुक्स लेके आए थे। मैं चाहूँगा मैं वो दोनों बुक्स उठा लेता हूँ और इसमें से एक पहली बुक है पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मैं जानता हूँ कि ये एक पुरानी बुक है और सर ने पहले लिखी हुई है। और एक नई बुक है जो भी मेरे पास है, मेरे लिए खास है। तो सर, आज मैं चाहूँगा इन दोनों बुक्स पे हम चर्चा करें। ठीक है, सबसे पहले मेरे मन में जिज्ञासा इस बुक के लिए ज़्यादा है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। थोड़ा सा इसे बताएंगे क्या है ये, दिस इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। आशीष जी, ये जो टाइटल है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, ये मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम सब लोग संबंधों में जीते हैं, चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन हों, पत्नी बच्चे, कोई भी, हम सब संबंधों में जी रहे हैं। और एक शिकायत जो सबको है, जिसके साथ भी आप संबंध में हैं, आपको जब उसके साथ आप थोड़ा ज़्यादा समय रह जाते हैं तो आपको उस व्यक्ति में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश दिखाई देती है जी। और हम उसको दूसरों से कंपेयर करके फिर रोज़ एक दूसरे को फीडबैक्स देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि जो भी आपके आसपास हैं वो परफेक्ट लोग नहीं हैं। राइट। वो सारे वर्क इन प्रोग्रेस हैं। कोई संपूर्ण व्यक्तित्व आपके आसपास नहीं है। और मैं कई बारी थोड़ा लाइट तरीके से लोगों से कहता हूँ कि अगर कोई परफेक्ट होता तो आपके आसपास क्यों होता, वो कहीं और होता। तो संबंधों को सिर्फ बनाना नहीं है, संबंध निभाने से होते हैं। और संबंध निभाने के लिए एक जो बेसिक ज़रूरत है वो ये है कि जिसके साथ भी आपका संबंध है आप उसका रिस्पेक्ट करें। राइट। और अगर आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो उसका एक जो पैरामीटर है चेक करने का कि आप किसी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो ये नहीं है कि आप उसको रोज़ बताते हैं तेरा ये ठीक नहीं, तेरा वो ठीक नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि जो उनमें अच्छा है आप उसकी कदर करते हैं। तो ये जो लाइन है कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे पास है वो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, मेरी पत्नी में कमियां हैं, मेरे बच्चों में कमियां हैं, और इनमें कमियां क्यों नहीं होगी जब उनकी जो फैक्ट्री है, जो कि मैं हूँ, मुझ में कमियां हैं। तो मुझ इम्परफेक्ट आदमी के साथ परफेक्ट लोगों का संबंध थोड़ी होंगे। तो हम सब लोग इम्परफेक्ट लोगों के साथ जी रहे हैं, राइट। तो अगर जीना है और खुशी के साथ जीना है तो इस बेसिक बुनियादी चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, उसकी बेकदरी ना करें। जो दुखी हैं लोग वो कहते हैं जो भी मेरे पास है बकवास है, राइट। और इसीलिए फिर संबंधों में दुखी रहते हैं। ये तो सर बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ जी। और मैं इसमें कई बार चर्चा करता हूँ। तो हमारे यहाँ लोग ना अच्छी कंपनी ढूंढ रहे होते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई देख, बेस्ट तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि बेस्ट तो लड़की भी नहीं है वो जिससे तेरी शादी हुई है, तेरी हो गई, ये थोड़ी सी बड़ी बात है। द वर्ड इज कंपैटिबल, ऑफ कोर्स, तो जिससे हो पाई। तो खैर यही चीज़ है, बहुत अच्छा विचार है। तो जब संबंधों की बात आती है तो आजकल कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे पहले फ्रिज पे वारंटी आती थी 7 साल की, अब आती है 3 साल की। तो ऐसे ही रिलेशनशिप की जो टेन्योर है, थोड़ी सी वारंटी पीरियड कम होता चले जा रहे हैं। हाँ जी। पहले शादियां पूरे जीवन निभ जाती थी, अब आजकल शॉर्ट टर्म चलती हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शादियां लंबी चलना
मतलब मैं इस बात का प्रमाण नहीं मानता कि ये अच्छी ही चीज़ है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि शादियां लंबी ही चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे लोगों की भी शादियां हो जाती हैं जो थोड़े संबंधों में ना अब्यूसिव बिहेवियर है जिनका। और पहले की शादियां जो लंबी चलती थी उसका कारण ज़रूरी नहीं है कि वो ये था कि लोगों में प्यार मोहब्बत बड़ा हमेशा या रिस्पेक्ट बनी रहती थी। पहले की शादियों के लंबे चलने का एक मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि पहले जो लेडीज़ होती थी, जो स्त्रियाँ होती थी, जनरली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। राइट। मैं बहुत मतलब 25-30 साल पहले तक की बातें कर रहा हूँ। तो उनका जो डिपेंडेंस है वो पहले फादर, उसके बाद भाई, फिर पति और फिर बेटा। नहीं, बच्चों में भी बेटा। तो क्योंकि एक स्त्री को पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि उसका जो पालन पोषण होना है, जो उसका ध्यान रखा जाना है, वो पुरुष ने रखना है, तो फिर वो चल जाती थी, बहुत सी चीज़ें वो लोग टॉलरेट कर लेते थे। लेकिन अब जो आज का बच्चा है, आज की लड़की है, आज की बहू है, वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी हैं। राइट। अच्छा, फाइनेंशियली भी वो काम करें या ना करें, लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो अब पुरुष पर निर्भरता, आर्थिक ज़रूरत नहीं रही। तो जब पुरुष पर निर्भरता, आर्थिक ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो हर चीज़ को अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। राइट। तो अब, और वैसे भी आप तो जानते हैं जी, किसी के पास भी जब नई नई पावर आती है तो वो यूज़ के साथ साथ थोड़ी मिसयूज़ भी होती है। राइट। तो आजकल फिर कुछ जो हैं लोग, जरा सा भी, हल्का सा भी कुछ गड़बड़ लगता है तो फट पेपर भेज देते हैं कि चलो जी, नहीं बना, मज़ा आ रहा तेरे साथ। तो शादी लंबी चले ये ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संबंध वो ठीक चलेगा जहाँ परस्पर एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। लोग लव को बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बकवास करते रहते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ देख के। देखिए, लेकिन लव जो है ना, ये थोड़ा ज़रा टेम्पररी चलता है। रिलेशनशिप चलाने के लिए लव ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन लव सिर्फ रोमांटिक लव नहीं होता। रिस्पेक्ट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसके बिना संबंध नहीं चलाए जा सकते। तो अब आज अगर आपको अपनी शादी लंबी चलानी है तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी बड़ी ज़रूरी है। वो पहले वाली दादागिरी अब नहीं चलेगी। डरना मतलब इसमें शामिल नहीं है। पत्नी से डरना, देखिए, पत्नी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। और पत्नी को भी पति से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने पति की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर कोई भी रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी की रिस्पेक्ट नहीं करती लेकिन वो इकट्ठे हैं, वो संबंध नहीं है, वो यातना है, वो टॉर्चर है, उसमें लोग घुट रहे हैं। नो, मैं उसका एडवोकेट नहीं हूँ जी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ अ मस्ट। सर, रिलेशनशिप की बात चल रही है, तो आज जैसे मैं भी फादर हूँ जी, तो मैं बात करूँगा थोड़ी सी पेरेंटिंग पे। जी भाई साहब। ठीक है। और आजकल नए नए वर्ड्स हुए हैं जो अभी अभी मैंने ChatGPT से सीखे हैं, कि जैसे जेन अल्फ़ा कौन सी होती है, तो पता चला कि 2012 के बाद जो बच्चे पैदा हुए वो जेन अल्फ़ा कहलाते हैं। उससे पहले 96 से लेके 2012 तक जो पैदा हुए थे वो जेन जी कहलाते हैं। हाँ जी। तो अब ये जेन जी और जेन अल्फ़ा को मैनेज करने के तरीके क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, लोग ना ये फालतू की लेबलिंग से बचें जी। आप ना जेन जी, जेन अल्फ़ा, मिलेनियल्स और जेन एक्स और जेन वाई, लोग बकवास करते हैं। आप जब 15-16 साल के थे, आप ऐसे ही सोचते थे जैसे आप आज सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप जब आप 20-25 साल के थे तो आपके दुनिया के बारे में वही विचार थे जो आज हैं? नहीं, बिल्कुल अलग थे। तो वैसे ही जो आज एक पर्टिकुलर उम्र में है उसके डिफरेंट विचार हैं, आप उसको लेबल कर रहे हैं। अभी कुछ साल के बाद जिसको आप अल्फ़ा बीटा बुला रहे हो उसकी लेबलिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन देखिए, एक गुड़गांव में जो 18 साल का बच्चा रहता है, एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर एक फ्लैट 1.5 करोड़ का है, राइट, और एक 18 साल का बच्चा बुलंदशहर में रहता है, अगर एज ब्रैकेट देखेंगे तो वो सेम जेन है? सेम है। नहीं, लेकिन उनका बिहेवियर डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। एक अपने घर का 4 भाई बहनों का सबसे बड़ा भाई है, उसकी उम्र भी सपोज 21 साल है, और एक इकलौता बच्चा है जो 21 साल का है। तो एज ब्रैकेट से तो आपने उसको सेम जेन में डाल दिया, लेकिन उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका सब चीज़ों का असर उस पर होता है। तो मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया लोगों को इन लेबल्स में ना फंसे। ये अंग्रेज़ों ने हमारे को फंसाने के लिए डाले हुए हैं। और कुछ चीज़ें, जैसे मेरे को तो अच्छी तरह पता है जी, मेरे पिताजी और मेरा ना वाद विवाद होता था, तो मैं बड़ा कहता था जी ये स्पिरिचुअलिटी, भगवान, ये सब आलसी लोगों का काम है, साइंस मेन चीज़ होती है। तो एक उम्र थी हमारी, अब ये जचता था हम पर जब हम ऐसी बातें करते थे कि हम नहीं मानते भगवान है तो दिखाओ।
अच्छा, उस समय पिताजी थोड़ा समझाना चाहते थे, लेकिन आप तो जानते हैं जी भगवान है, ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल है। तो हम उस समय बदतमीज होते थे कि नहीं जी प्रूफ नहीं है तो फिर बकवास है। लेकिन अब वही सुरेश सेमवाल आज भाई साहब यूं लंबा पड़ा होता है मूर्ति के आगे। तो अब अगर मुझे उस समय उस ब्रैकेट में डाल देते कि ये जैन ये है और जैन वो है, और नहीं यार, सेम लोग अलग अलग समय पे परिस्थिति अनुसार डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो इसको इतना ज़्यादा भी महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके बच्चे और मेरे बच्चे भले ही सेम उम्र के हों, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट सेम थोड़ी है। बिल्कुल नहीं है, अलग अलग। हाँ, लेकिन हम सोच रहे हैं जी जैन जी को कैसे डील करें, और सबको वैसे ही डील करोगे आप। अरे बच्चे कोई मास प्रोडक्शन आइटम थोड़ी है जो एक लाइन से प्रोड्यूस हुए हैं कि सारे एक जैसे होंगे। सो वी नीड टू डील विद पीपल इंडिविजुअली। राइट। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो आप कृपया उस पर ध्यान दें, बजाय ये लेबल के हिसाब से उनके साथ डील करें। मेरे ख्याल से ना ये डिसरिस्पेक्टफुल है। डिसरिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स किड्स। ऑफ कोर्स, फिर अनदर ह्यूमन बीइंग। जैसे आप अब हमको जेन एक्स में डालोगे ना। हाँ, मैं भी जेन एक्स हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो अब जेन एक्स मतलब क्या, जो हमारे से 1980 से पहले का है वो सब कामयाब है? नहीं। वो सब अच्छे ही जीवन जी रहे हैं? नहीं। उन सब ने मतलब ठीक ही काम किए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। एक से एक महापापी जेन एक्स में हो रखे हैं, एक से एक उपड़ंग उत्पात जेन एक्स वालों ने कर रखे हैं। क्यों नहीं कर रखे हैं? बिल्कुल कर रखे हैं। हाँ, तो ये लेबलिंग आई थिंक इज नॉट। पहले इसका मतलब चीजें तो सब वही थी, बस सोशल मीडिया ने लेबलिंग कर दी है अपनी बारे में। आप और मैं अपने बच्चों को जी जो आपने ढंग का काम किया होगा वही बताते होगे ना। वही बताते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने उत्पाद नहीं किए हुए। अब वो जब उत्पाद करते हैं तो हम उनको बड़ा पापी जैसा फील कराते हैं। ये बात सच है। हाँ, मतलब माँ बाप ना ऐसे प्रिटेंड करते हैं बच्चे के आगे जैसे मतलब ये ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट अपने हाथों से बनाए हुए लोग हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं की, इन्होंने कोई नुकसान नहीं किए हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि वो बच्चों में गिल्ट भावना हम लोग डाल रहे हैं ना। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये सच है। मैं बिल्कुल आपके से बात करते हुए मेरे दिमाग में कुछ आया। एक दिन मेरे बेटे ने कुछ ज़्यादा शोर शराबा घर में मचाया। उसके बाद मेरी पत्नी गुस्सा हो गई, उन दोनों में आपस में लड़ाई हुई। मैंने कहा रहने तो ऐसी। तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला आपने जो ये ढील दे रखी है इसकी वजह से मेरा बेटा बिगड़ा है। मैं कहा अच्छा। मैं चुपचाप बाहर चला आया। तो मेरे एक परम मित्र हैं, उनके साथ बैठा। मैं कहा यार ऐसा ऐसा घर में हो गया। तो बोला ठीक है। तो बोला आपको टेंशन हुई? मैं कहा नहीं। तो बोला आपको टेंशन क्यों नहीं हुई? तो मैंने ये बोला कि मैं ये तो कुछ भी नहीं है। जो आजकल जैसे उत्पाद जो मैंने किए थे उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। तो ये सच है। तो ये मतलब ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को भी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उनके व्यूज, उनके थॉट्स को लेके। ऑफ कोर्स। ठीक है, अब आते हैं आपकी दूसरी बुक पे जिसका नाम है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, जब रिलेशनशिप की बात हो रही है जी, तो कुछ और बातें मेरे मन में आती हैं। जैसे आजकल एक बिजनेस वर्ल्ड है, तो हमारे कुछ बचपन के दोस्तों के अलावा जो भी दोस्त बनते हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी बेनिफिट को माइंड में रखते हुए रिलेशनशिप बनती है। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस संबंध में दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, जबकि ज़्यादातर रिलेशनशिप बिगड़ जाती हैं इसी कारण से। तो इसके बारे में कि जो हमारी बिजनेस रिलेशनशिप है तो किसी बेनिफिट को ध्यान में रखना ही गलत है, या बेनिफिट को ध्यान में रखा लेकिन बेनिफिट अपना भी लिया और सामने वाले को भी दिया तब ये सही है? देखिए, आपकी और मेरी जो नेचुरल वायरिंग है, देखिए हम 130 ट्रिलियन सेल्स मिलकर ये सिस्टम बना हुआ है। और ये जो 130 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल धधक रहा है अपने बचाव के लिए, राइट, अपने को जिंदा रखने के लिए। तो जब ये 130 ट्रिलियन सेल अपना बचाव करना चाहते हैं, तो आपके और मेरे से अगर ये उम्मीद की जाए कि हम अपना हित नहीं सोचेंगे, तो ये कोरी बकवास है। ये संभव नहीं है। ये ठीक है। हर व्यक्ति हर इंटरैक्शन में ये ज़रूर सोचता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। राइट। लेकिन अगर मेरे को ये चीज़ पता है कि हर व्यक्ति ये सोचता है व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, तो फिर मुझे अगर आपके साथ अच्छा संबंध बनाना है तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा व्हाट इज़ इन इट फॉर यू। राइट। क्योंकि जब तक आपके हित की बात मेरे साथ संबंध बनाने से नहीं होगी, तब तक मेरा हित जो आपसे मुझे चाहिए वो कैसे सार्थक होगा? विन विन फॉर बोथ। वरना हो नहीं सकता ना। हो नहीं सकता। तो अगर आप में और मेरे में ये रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के प्रति कि ठीक है साहब, आई रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी, और मैं आपके हित का ध्यान रखूं बहुत अच्छे तरीके से,
तो आप ऑफ कोर्स मेरे हित का ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और फिर जब हम दोनों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है तो ये रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अब सपोज अब कई रिलेशनशिप मैंने ऐसी देखी हैं कि वो एक ही आदमी ना चूसता रहता है दूसरे आदमी को। अच्छा, दूसरे आदमी का हो सकता है इन्वेस्टर माइंडसेट है। जैसे रिलेशनशिप के मामले में ना 3 तरह के लोग होते हैं जी। एक को मैंने इस किताब में लिखा है, एक होते हैं टेकर्स। ओके। इनका सोल पर्पस है किसी भी संबंध को बनाने का कि इसमें से कुछ निकाल लो और उसके बाद दूसरा बंदा ढूंढो, उसमें से निकाल लो। तो इनकी ज़िंदगी चल जाती है, कभी इससे निकाला कभी उससे निकाला, लेकिन आप देखेंगे इनकी रिलेशनशिप लंबी नहीं चलती। तो इनकी गुडविल क्रिएट नहीं होगी, इनका गुजारा चलेगा लेकिन गुडविल क्रिएट नहीं होगी। ओके। सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं ट्रेडर्स। वो लेन देन में विश्वास करते हैं कि अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है तो मेरे को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं आपके लिए कुछ ना कर दूं। जैसे हमारे हिंदू समाज में आपने देखा होगा, अगर मेरी शादी में आपने 2100 रुपये का 5100 रुपये का लिफाफा डाला है तो मैं आपके यहाँ भी 2100-5100 रुपये का लिफाफा जरूर दूंगा। वो पुराना खाता निकालो कितने का आया था। तो वो ट्रेडर माइंडसेट है, लेन देन में विश्वास रखते हैं। तो कुछ लोग इतने होते हैं, और जो ट्रेडर मानसिकता है वो फिर भी टेकर से तो बेटर है। हाँ। लेकिन एक तीसरे मानसिकता के भी लोग होते हैं जिनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर माइंडसेट आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, इन्वेस्टर माइंडसेट का मतलब ये होता है, आपको ये पता होता है कि हर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती है, लेकिन आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को इस सोच के नहीं करते कि ये डूब जाए, लेकिन आपको ये पता होता है कुछ ना कुछ डूब जाती है। एक किसान, जिसको लोग कहते हैं जी किसान को क्या आता है, अरे इतनी समझ किसान को भी है कि जितने वो बीज डालता है वो सारे बीज नहीं लगते, लेकिन जितने लगते हैं वो काफ़ी होते हैं फसल देने के लिए, तो वो रोने नहीं बैठ जाता कि ये 2 बीज खराब हो गए हैं। तो सिमिलरली जो इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग हैं वो क्या करते हैं, लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। ओके। उनके हित का ध्यान रखते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। लेकिन कई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। वो अपना टेकर है, आपने इन्वेस्ट किया, उसने आपसे लिया और वो 9-2-11 चला गया। वो ठीक है, उसका गुजारा चलेगा, गुडविल नहीं होगी। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो ये जानता है कि कोई 1-2 भी ऐसे संबंध अगर आपके जीवन काल में बन जाएं जो आपके लाइफ टाइम के लिए रहें। आजकल आप देखिए साहब, सोशल मीडिया पे तो हज़ारों दोस्त हैं लोगों के, हाँ। मिलियन फॉलोअर्स हैं, और उसके बाद वो रस्सी टांग के बालकनी में लटक जाते हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है। पता क्यों? सब शोषा है। असली संबंध लोगों के पास गिने चुने उंगली पे गिने जा सकते हैं। अगर आज भगवान ना करे मुझे कोई सडन कोई क्राइसिस हो जाए, कितने लोग हैं जिनको मैं फ़ोन कर सकता हूँ? कितने होंगे आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे लोग जिनको आप फ़ोन कर सकते हैं अदर देन योर फैमिली? 2-4। दैट्स इट। और मैं कह रहा हूँ अगर आपने अपने जीवन काल में ये 2-4 संबंध अच्छे बना रखे हैं बाय हैविंग एन इन्वेस्टर माइंडसेट, आपने अपना जीवन ढंग से जिया है। वंडरफुल। तो आप अपना हित सोच पाते हैं तो आप बुद्धिमान आदमी हैं, लेकिन आप अपना हित साधने के लिए किसी का नुकसान नहीं कर रहे ना, तो बहुत अच्छी बात है। सारे रिलेशनशिप ऐसे ही हैं, राइट? एक मैन्युफैक्चरर जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, वो आपकी सेवा हो रही है ना उस प्रोडक्ट से, आपके कुछ काम निकल रहे हैं, लेकिन उसके बदले उसको भी कुछ आमदनी हो रही है, तो ये रिलेशनशिप ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है। तो इट्स ओके, इसमें कुछ बुरा मानने की, अच्छा मानने की जरूरत। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे रिलेशनशिप का क्या रोल होता है? अब भाई साहब, एक सबसे बड़ी रिसर्च हुई है दुनिया में, हार्वर्ड की रिसर्च है, 75 साल से ज़्यादा की रिसर्च है। उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि जीवन में खुश रहने के लिए और आयुष्मान होने के लिए क्या चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं उस रिसर्च को होते हुए। आपको जान के हैरानी होगी, 75 साल लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने पाया 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं जीवन में खुश रहने के लिए और अपनी आयु में वृद्धि करने के लिए। पहला, क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके। आपके संबंधों की गुणवत्ता कैसी है वो डिसाइड करेगा आप लाइफ में कितने खुश हैं। जैसे आशीष साहब, आप और मैं ना थोड़ी देर के लिए मिले हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत नाइस बिहेव कर सकते हैं और अपना काम जैसे हो गया अब हम गुड बाय करके जा सकते हैं। लेकिन गुरुदेव, वो जो घर में विराजमान है ना, अगर उनसे सपोज आपकी नहीं बनती और रहना आपने इकट्ठे ही है, आपके जीवन का हो चुका है काम। या जिस व्यक्ति के साथ आप काम करते हैं, 10 से 12 घंटे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, सपोज उन पर आपको भरोसा नहीं है, उनके साथ आपकी बनती नहीं है, और सोशल मीडिया पे आपके इन्फ्लुएंसर और फॉलोअर बतेरे हैं, ओ ना ना ना, आपके जीवन का कांड हो चुका है। फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स इज अ मस्ट फॉर बीइंग हैप्पी। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ योर सोशल लाइफ।
राइट। आपका सामाजिक जीवन में क्या हाल है वो डिसाइड करता है आपके जीवन में प्रसन्नता कितनी रहेगी। देखिए जनरली आप और हम मतलब साधारण लोग ना नेताओं की बड़ी हंसी करते हैं या उनकी निंदा करते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, नेताओं की जनरली आयु बहुत लंबी होती है जनरली, जनरली है ना। एक आधा एक्सीडेंट में इधर उधर हो जाए बात कुछ ये अलग भी है, बट बोलते हैं अदरवाइज कि, लंबे जीते हैं। गालियां मिलती है उन्हें तो उससे उनके पाप कट जाते हैं, कुछ ऐसा सुना नॉट था। गालियाँ। देखिए थोड़े बहुत लीडर्स को मैं जानता हूँ पर्सनली, कहना बड़ा आसान है भाई साहब, सुबह 7 बजे से उनके यहाँ लाइन लग जाती है लोगों से मिलने वालों की, और रात के 11 बजे तक। तो उनका सामाजिक जो जीवन है ना, जो सामाजिक दायरा है वो बहुत बड़ा होता है, पड़ा है। तो जिसके कारण उनके अंदर एक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए आप देखोगे पॉलिटिशियन 70 साल 75 साल बिल्कुल यंग दिखता है साहब, क्योंकि उनका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है। अब आजकल क्या हो गया ना डॉक्टर साहब, आई माई मी माई सेल्फ, मैं मेरा और मेरे दो चूजे। बस किसी से पूछो तुम्हारे परिवार में कितना है, मैं मेरी बीवी और मेरे ये दो बच्चे। बस। मतलब माँ बाप तो कोई बोलता ही नहीं परिवार में, भाई बहन तो लोग बोलते ही नहीं कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। मतलब समझ नहीं आता तुम टपके हो कहीं से। अच्छा, इतना आई माई मी माई सेल्फ हो गया है, इसीलिए लोग अकेलेपन के शिकार हैं, इसीलिए खुशियाँ सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं। ओ यार, जिसके परिवार में संबंध अच्छे हों, अपने माँ बाप हैं, अपने भाई बहन हैं, ओ महाराज जीवन में आनंद है ना। राइट। आप मुझे बताइए, लोग हर दूसरे आदमी को भाई साहब बोल रहे हैं, अपने भाई से बनती नहीं। हाँ, अपने भाई से मुलाकात नहीं हाँ, होती। अपने भाई से मुलाकात नहीं होती, अपने भाई से बनती नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बनती? या तो तुम्हारा होता, चलो अंबानियों का बंटवारा मुझे समझ आता है जी, खरबों इधर उधर होने थे, और 100 गज का तुम्हारा प्लाट है वो एक कढ़ाई होनी है चांदी की और इधर की वो तांबे की। उनके चक्रों में भाइयों से लड़ बैठते हैं लोग, और फिर सारी दुनिया को भाई साहब कर रहे हैं। वंडरफुल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड क्वालिटी ऑफ योर सोशल लाइफ, जिस आदमी ने फोकस्ड होकर इन दो चीज़ों पे ध्यान दिया, अरे वो आनंद में है, मजे में नहीं, वो आनंद में है। उसको नहीं ढूंढना पड़ता सोशल मीडिया पे खुशी, उसके घर पे खुशी है तो सही। इसमें मुझे एक आपकी बात याद आ गई, आपकी वीडियो से भी है, थोड़ा सा बोलूँगा। हमारे जीवन में ज़्यादातर तो दुखी राम मिलते हैं, बताते हैं मैं ही कर रहा हूँ और दूसरा वाला नहीं कर रहा। तो वो मेरी एक किताब पढ़ लें, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। हाँ, देखिए आपको और मुझे ना कभी कभी परमात्मा इस स्टेटस पर लेकर आता है जब आप और मैं इस स्थिति में होते हैं कि हम किसी और के लिए भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जबकि मुझे नहीं लगता कि आपकी और मेरी ऐसी हैसियत है कि हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं, जब तक कि परमात्मा ना चाहे। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर परमात्मा ने आपको और मुझे ऐसी चीज़ में यूज़ कर रहा है, तो मुझे लगता है आपको और मुझे उसका आभार महसूस करना चाहिए कि हमको इस अच्छे काम के लिए यूज़ किया गया है। ना कि इस बात के अहंकार में आना चाहिए कि मैं बड़ा चौधरी हूँ और मैंने सबका ध्यान रखा हुआ है। ओ ना ना ना, आप और मैं इतने नहीं हुए बलवान कि हम किसी और का ध्यान रखें। जिसका ध्यान ऊपर वाले ने रखवाना होगा, फिलहाल हमारे थ्रू रखवा रहा है। ये भी अच्छी बात तो अगर आपको यूज़ कर रहा है तो चुपचाप विनम्र रहें, फालतू चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कैसे कर सकते थे आप बताइए ना। आपके और मेरे अभी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए भाई साहब, क्या है हमारी औकात? कुछ नहीं। अभी हार्ट फेल हो जाए, क्या कर सकते हैं बताओ आप? अच्छा, एक शरीर में 5000 से ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। अब कईयों को लगता है सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, गाड़ी चला के आया हूँ, तो मैंने अपनी गाड़ी अच्छी चलाई इसलिए पहुँच गया हूँ, या मेरे आसपास जितनों ने गाड़ी अच्छी चलाई तब पहुँचा हूँ? सबने अच्छी चलाई तब पहुँचे। तो ये जो एहसान फरामोश लोग हैं ना, नाशुक्रे लोग हैं, इनको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ओ नहीं गुरुदेव, ऊपर वाले की इच्छा है, आपके थ्रू कुछ करा रहा है। तो अगर अच्छा कुछ करा पा रहा है तो मैं कह रहा हूँ जी, मन नीवा मत ऊंची, नज़रें थोड़ी झुकी। वो आपने एक वो सुना नहीं है, अब मुझे नहीं पता ये कहानी सच है कि झूठ है, कि रहीम जी जब भी किसी को दान वान देते थे तो उनकी आंखें झुक जाती थी। तो तुलसीदास जी ने उनको एक पूछा कि भाई रहीम साहब, ये ऐसा देने का तरीका कहाँ से सीखा है आपने कि जब जब आप हाथ उठाते हो आंखें झुक जाती हैं? तो वो आपने सुना ना। तो रहीम साहब ने कहा कि देवनहार कोई और है, देवनहार कोई और है, मतलब देने वाला कोई और है, लेकिन लोग भरम हम पर करते हैं। लोग भरम हम पर करें, तासे नीचे नैन, तासे नीचे, उसकी वजह से नैन झुक। क्योंकि लोगों को लग रहा है रहीम दे रहा है, जबकि मुझे पता है मेरी देने की औकात नहीं है, देने वाला कोई और है, लोग भरम हम पे कर रहे हैं। इसलिए जब देने के लिए हाथ उठता है तो नज़रें झुक जाती हैं। तो ये आजकल होना बड़ा अपने पहले हम लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, आजकल नेकी कर फेसबुक पे डाल। हाँ, तो हर चीज़ दिखावे के लिए हो रही है। खाना भी खा रहे हैं तो फोटो डाल रहे हैं,
अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो फोटो डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं जी फोटो? अपने रिश्तेदारों को जलाना है, उनको बताना है कि देखो हम भी घूम रहे हैं, घूमने आए। हम भी आजकल यहाँ घूम रहे आजकल हैं। तो ये ग्रीन स्क्रीन पे भी फोटो खिंचवा लेते हैं। अरे भाई साहब, मतलब क्या पागलपन हो रखा है लोगों में, हर चीज़ दिखाने के लिए, हर चीज़ दिखाने के लिए। एंड गेस व्हाट, हर चीज़ अगर आप दिखाने के लिए कर रहे हो और इससे एक्चुअली आपके जीवन में खुशी आ रही होती, ऑल द वेरी बेस्ट, सबको करना चाहिए। लेकिन देखो त्रस्त हैं, डर में जी रहे हैं, ठीक बात है, वो दुख दुख लगी हुई है, लेकिन भाई साहब बस वो फोटो ऐसी डाल देंगे कि बस आप पूछो नहीं आप। तो ये जो हर चीज़ दिखावे के लिए हो रही है ना डॉक्टर साहब, ये मुझे आजकल थोड़ा बड़ा मतलब दुख होता है देख के कि लोग अपने जीवन की खुशी अननेसेसरी ख़त्म कर रहे हैं राइट, दूसरों को दिखाने के लिए। मैं चाहूँगा सर, ये जो आपकी बुक है ये पहले भी आई थी और अब आपने इसका लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है, अपग्रेड किया है। हाँ जी। इस बुक को थोड़ा सा पूरा समराइज करें। ये क्यों, विचार कहाँ से आया, ये भी मैं जानना चाहूँगा। आप ये जो भी मेरे पास की बात कर रहे हैं या पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, ये मैं चाहता हूँ ये कनेक्टेड, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बुक कनेक्टेड है आपसे, तो मैं उस बिहाइंड स्टोरी को भी जानना चाहूँगा। देखिए, जो हिंदी की किताब है जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। मैं 25 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ जी। जिसने भी मेरा प्रोग्राम 25 साल पहले अटेंड किया होगा, ये डायलॉग उसने मुझसे सुना हुआ है जी। तो ये तब से ये डायलॉग है, जब मेरा बेटा शायद तब तो 1-2 साल का था, तब से ये है जी मेरा कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। अपने संबंधों की कदर करना, जो आपके पास उपलब्धियां हैं उसकी कदर करना, मतलब हर वक्त हाय हाय में नहीं लगा रहना, जो है उसको भी इंजॉय करना। तो वहाँ से ये टाइटल शुरू हुआ था। तो ये मैं प्रोग्राम्स में कहता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि आपका बिजनेस टॉक्स है, तो एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, सर बिजनेस में भी अप्लाइड है, एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, अपने फील्ड के वो नंबर 1 हैं, टॉप पर हैं। ओके। लेकिन उनके यहाँ एक समस्या है कि उनके यहाँ ना ये जितने भी IIM से हायर करते हैं लोग, वो नहीं टिकते। ओके। तो ये काफ़ी साल से ये ऑर्गेनाइजेशन परेशान है कि इतने बढ़िया बढ़िया क्रीम के लोग लेकर आते हैं। अब जो IIM से पढ़ के पास हुआ है वो तो जी क्रीम है हिंदुस्तान की, लेकिन समस्या ये है कि वो इनके यहाँ नहीं टिकते। ओके। 1-2 साल काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये अपने फील्ड के नंबर 1 कंपनी है। राइट। तो इन्होंने मुझे बुलाया था 1-2 घंटे के प्रोग्राम के लिए। तो उससे पहले एक बड़े सीनियर आदमी ने आके, उन्होंने 350 मैनेजर इकट्ठे हो रखे थे, तो उनको कहा, और सबकी यही प्रॉब्लम थी अपने अपने स्टोर्स पे, अपने अपने एरियाज़ में। तो उनको कहा, दोस्तों तुम्हें तो पता ही है हमारे यहाँ घोड़े टिकते नहीं, तो हमें तो बाकियों से ही काम चलाना पड़ता है, तो क्या करें यार, हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं होती, पर अब जब टिकते नहीं तो क्या करें, तो बाकियों से काम चलाना पड़ता है। तो ये कहा जी, सबने ताली बजाई जी, बात सही है, हमारे यहाँ टिकते नहीं है। जो टिके हुए हैं उन्हें क्या कह रहे हो? दैट्स व्हाट। अब मेरे साथ दिक्कत क्या है जी, जैसे माइक ऑन हो जाता है ना, उसके बाद मैं वो नहीं कहता जो मुझे कहने को कहा है, मैं वो कहता हूँ जो मुझे उस वक्त ठीक लगता है। मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। राइट। तो मेरी जब बारी आई तो मैंने उनसे कहा, भाई पहले मुझे ये बताओ मैं संबोधित किन को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है घोड़े तुम्हारे यहाँ टिकते नहीं, और गधों को मैं संबोधित करता नहीं, क्योंकि गधों को संबोधित करने वाला बड़ा गधा है। ठीक बात है। तो टोटल सन्नाटा वहाँ पर ऑडियंस में हो गया। और फिर मैंने वो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ देखा, मैं कहा यार तुम्हें समझ भी आ रहा क्या, तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम नंबर 1 पर हो अपने बिजनेस में, तो जिनकी वजह से हो उनको तुम उनके मुंह पे गधा कह रहे हो, और जो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं उनके पीठ के पीछे उनकी तारीफ कर रहे हो। ये कौन से गलत इंजेक्शन लगवा रखे हैं महाराज? राइट। अपने पास जो है उसकी बेकदरी क्यों कर रहे हो? जो तुम्हें अपने लायक नहीं समझ रहा उसके पीठ के पीछे उसकी तारीफ कर रहे हो। जिन्होंने तन मन धन दे रखा है, कंपनी नंबर 1 बना रखी है, उन ऐसे मासूम है, उन्हीं को गधा कह रहे हो, उनके मुंह पे कह रहे हो और वो ताली भी बजा रहे हैं। बेकदरों की कदर है। हाँ, तो वहां फिर मैंने उनको कहा, अब सारे मेरे साथ मिलके बोलो, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। उनके MD साहब ने मुझे कहा, सुरेश जी आपने हमारी आंखें खोली हैं, ये गलती हम अनजाने में कर रहे थे जी। हमें ना थोड़ा दुख होता था कि यार हम लेकर आए हैं तो ये टिकते क्यों नहीं। तो कह रहे लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा साहब कि हमारे नगीने तो यही हैं जिन्होंने हमको नंबर 1 बना रखा है। तो उन्होंने फिर पोडियम से कहा अपने सब लोगों से कि मैं अपनी गलती मानता हूँ और आज से हम इसको अपनी कंपनी में जगह जगह लगाएंगे कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि यार सेमवाल साहब इस पे कुछ लिख दो। ओके। तो तब फिर ये किताब मेरे को भी लगा कि यार मैं इसको 20-25 साल से लोगों को बता रहा हूँ, पर
जो लोग मेरा प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? वहाँ तक कैसे पहुँचे? तो फिर ये किताब का सृजन हुआ है। वंडरफुल। और ये पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का? हाँ, ये तो सर मेरी 2005-06 से एक किताब है, लेकिन अब 2005-06 का जो सेमवाल है और जो 2025-26 का सेमवाल है, अगर उसमें परिवर्तन ना आया हो तो इसका मतलब सेमवाल बेवकूफ़ है। तो 2005-06 की तुलना में कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि नहीं, अब इसमें एडिशन होनी चाहिए, तो जब मैंने वो चेंजेस किए, एडिशंस किए, तो फिर मुझे पता चला कि वो बिल्कुल ही नए रूप में आ गई है। ये 2005 और 2025 वाले में परिवर्तन आया या एवोल्यूशन आया? हाँ, एवोल्यूशन आप अंग्रेजी में कह रहे हैं, हाँ, लेकिन हर एवोल्यूशन एक परिवर्तन तो है ही ना। जी। तो भाई हो ही जाता है ना। आप सोचो ना, 20 साल पहले का सेमवाल और आज का सेमवाल अगर सेम हो तो इसका मतलब सेमवाल में कुछ ना परिवर्तन हुआ है ना एवोल्यूशन हुआ है, खाली उम्र ही बढ़ी है ना, बूढ़ा ही हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रांड न्यू बुक, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसकी जो खासियत, इसका कंटेंट नहीं है, इस किताब की खासियत ये है कि देखिए, किसी भी आदमी के बिहेवियर में अगर चेंज लाना है ना, तो अगर वो महसूस नहीं करता कि उसको परिवर्तन की ज़रूरत है, दुनिया का कोई माइका लाल उसमें चेंज नहीं कर सकता। आप मुझे, जैसे कितने लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं और हर दूसरा आदमी उनको सलाह देता है सिगरेट मत पिया करो। आप कितने लोग हैं जिन्होंने ये सुन के सिगरेट छोड़ दी है? किसी ने नहीं। किसी ने भी नहीं। तो फालतू ये बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब तक जो सिगरेट पीने वाला है अगर उसको रियलाइज ना हो तब तक वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा। कंटेंट से ज़्यादा इंटेंट हो गया। हाँ, नहीं, रियलाइजेशन बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जानते हैं, मेरी इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि मैं किसी को कुछ सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि आप वैसे भी हिंदुस्तानी आदमी को आप कैसे सिखा सकते हो, पैदाइशी ज्ञानी होता है। हाँ, यहाँ तो 140 करोड़ लोग मोदी जी को बता पाते हैं देश ऐसे चलाना चाहिए। नॉट जस्ट दैट, आप देखिए, आधी से ज़्यादा दुनिया जो क्रिश्चियनिटी को मानती है वो एक जीसस क्राइस्ट ने संभाल रखी है। हमारी इस्लाम की पूरी आबादी एक पैगंबर साहब ने संभाल रखी है। राइट। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही है जहाँ वो दोनों तो हैं ही। उसके अलावा महाराज 10 बारी गॉड खुद अवतार लेकर आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं समझते छोटी मोटी चीज़ों से। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आपको समझाना है तो आप ना कंटेंट से नहीं समझा सकते। कंटेंट तो एआई हमसे ज़्यादा बेहतर बताएगा ना, बहुत अच्छी बताते हैं। हाँ, आप उनको समझा तभी सकते हैं अगर उनके अंदर समझने की इच्छा जागृत हो जाए। ओके। तो हम अपनी बातों के द्वारा, अपने कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा उनमें ना सोचने का थोड़ा एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं, ताकि जब वो रियलाइज़ करेंगे तब वो एक्शन लेंगे। और देखिए, अंततोगत्वा रिजल्ट एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक्शन ब्रिंग्स रिजल्ट्स। वंडरफुल सर। ठीक है ना। सो दिस बुक हेल्प्स पीपल। देख के लगा कि ये बुक अब सभी की ज़रूरत है, मतलब परिवार में भी, बिजनेस में भी। हाँ, मुझे तो ये लगता और ख़ास तौर से जो अपने दोस्त हैं उन्हें दे देनी चाहिए कि भाई तेरे पास मैं आऊँ। जी। तो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बातें हम इस बुक पे, जो पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे मैं इसे आप पर्सनल लेके चलते हैं, ये ज़्यादातर जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में आप ज़्यादा यूज़ करते हैं? ये किताब देखिए, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को इस किताब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप चाहेंगे ना जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो अपने काम को जिम्मेदारी से करें। राइट। अब चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, हम सब चाहते हैं कि नेता जिम्मेदार हों, डॉक्टर जिम्मेदार हों, इंजीनियर जिम्मेदार हों, जो काम कर रहा है वो जिम्मेदार हो, बस मेरे को छोड़ दो। हैं? तो जिम्मेदारी की ज़रूरत, जिम्मेदारी के एहसास की ज़रूरत सबको है। आजकल आप देखिए ना, हर व्यक्ति ना राइट्स की बात कर रहा है कि ये मेरा राइट है, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम फॉर दिस, फ्रीडम फॉर वो सब ठीक है, राइट्स की सबको जानकारी है। व्हाट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? है मेरी मर्जी, ये जो ये एटीट्यूड आजकल डेवलप हो रहा है, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ वो करूँ। अच्छा, तुम ही करो या मेरे को भी करने दोगे? सही बात है। तो अगर मैं भी वही करूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ और आप भी वही करो जो आप करना चाह रहे हो, और दोनों एक दूसरे का नुकसान ना करें, फिर तो ठीक है। हाँ। लेकिन अगर मेरी मर्जी से मैं कुछ भी करता रहूँ और सामने वाला का नुकसान हो रहा है तो वो राइट्स तो नहीं चलेंगे ना। बिल्कुल नहीं चलेंगे। सो आई थिंक आज के समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। लोग रॉन्ग साइड पे तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं, वाह जी, और ऊपर से रील बना रहे हैं, ये देखो जी मैं रॉन्ग साइड, मतलब बड़े गर्व से बता रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि इतनी भारी गाड़ी चला रहे हो, 2200 किलो की गाड़ी है, 80 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो। गुरुदेव इसके सामने जो भी आया गलती से आया, जान खत्म, चला जाएगा। मतलब सीरियसली 2200 इतनी हॉर्स पावर की गाड़ी लेकर आप इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हो। अच्छा, आप सारे पेरेंट्स बने हुए हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली हो जाता है जी, तुक्का लग गया, पेरेंट बन गया। और लेकिन गुरुदेव, बीइंग अ पेरेंट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज लोग भूल रहे हैं एक चीज़ जो मैं तो बता के साहब अब उम्र हो गई मेरी। और गुरुदेव, आप बच्चे सिर्फ अपने को अंत में आग लगवाने के लिए नहीं पाल रहे,
वो बच्चे आपको आग लगाने से पहले समाज में रहेंगे, राइट। और वो समाज में किस तरीके के नागरिक बनेंगे वो आपने घर पे डिसाइड करना है। पेरेंटिंग इज नॉट अ पर्सनल अफेयर, पेरेंटिंग इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंडरफुल। ये सामाजिक दायित्व है आपका, क्योंकि अगर आपके बच्चे में संस्कार नहीं हुए, डिसिप्लिन नहीं हुआ, और बाबूजी छोटी छोटी बात पे मेरी मर्जी करेंगे, तो ये तो समाज को झेलना पड़ेगा ये बच्चा। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये दुनिया बहुत सुंदर हो सकती है अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाए। तो इस किताब में मैंने लोगों को समझाया है कि देखिए जिम्मेदारियां तो सारे निभा रहे हैं, ऐसा कौन आदमी जो काम नहीं कर कोई रहा रो पीट के कर रहा है, कोई खुश होकर कर रहा है। चूं चूं करके कर रहे हैं। पापी पेट का सवाल है, बच्चे पालने इसलिए कर रहा हूँ, जाना तो पड़ेगा ही, कर सारे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जब कर ही रहे हो ढंग से कर दो यार। अब देखिए हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर आदमी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर आदमी पायलट नहीं हो सकता, हर आदमी स्पीकर नहीं हो सकता, हर आदमी सब कुछ तो हो ही नहीं सकता ना, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ तो है। तो जो आदमी जो कुछ भी कर रहा है उसको ढंग से करे, इतनी जिम्मेदारी उसकी है। अरे परमात्मा ने अगर ऐसा कौन आदमी है जिसको कोई हुनर नहीं दिया है? तो परमात्मा ने अगर आपको वो हुनर दिया है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने उस हुनर को लगातार पॉलिश करें, और उस हुनर से जितनी सेवा आप अपने परिवार की, अपने समाज की, अपनी संस्था की कर सकते हैं उतना करना चाहिए। राइट। पर आजकल ना सबको सीईओ बनना है, सबको चेयरमैन बनना है, सबको मतलब आजकल हो क्या रहा है जी, सबको रामचंद्र जी बनना है, लक्ष्मण जी होने को कोई तैयार नहीं। आप मुझे बताइए राम जी लक्ष्मण जी के बिना हो सकते? नहीं। तो बस, लेकिन अब दिक्कत क्या है, वो कह जी मैं भी राम बनूंगा। तो अब ऐसा कैसे होगा? तो हर व्यक्ति के हर पद की हर उम्र में डिफरेंट जिम्मेदारी है। तो उन जिम्मेदारियों को ना सिर्फ समझें बल्कि खुश होकर निभाएं, तो जीवन में आनंद ही आनंद है साहब। सर थोड़ा सा मैं, अब तो ये आपने इनके अलावा भी बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सुरेश मोहन सेमवाल जी की जर्नी कब शुरू हुई, ये ट्रेनिंग में, कोचिंग में, और ये जर्नी कैसी रही, थोड़ी सी शॉर्ट में आप हमें बताएं। देखिए मेरी ट्रेनिंग की जर्नी जो है 25 साल पहले शुरू हुई, वैसे अब 26 शुरू हो गया है, तो अब 26वां साल शुरू हो गया है। अब मैं आपको इसकी शुरुआत वाला एक एपिसोड बताता हूँ। एक ट्रेनिंग कंपनी हमने ज्वाइन की, लेकिन वहाँ मैं एज अ ट्रेनर नहीं अपॉइंट हुआ था। ओके। तो उनकी बहुत सारी किताबें होती थी, 20-25 किताबें होती थी, तो जो ट्रेनर जाते थे स्पीच देने के लिए, और क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का आदमी हूँ तो ये मेरा प्रोफेशन ऑफ चॉइस कभी भी नहीं था। मतलब मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं इस प्रोफेशन में आऊँगा, तो अब ये डेस्टिनी समझ लीजिए आप। तो मैं तो फाइनेंस का आदमी हूँ। ये हो सकता है लोगों की अच्छी किस्मत हो कि आप इसमें आए। लोगों को तो नहीं पता, पर मेरी तो अच्छी है क्योंकि मुझे बड़ा फायदा हुआ है। तो स्पीकर साहब वहाँ गए थे और इट वाज अ गैदरिंग ऑफ 2-3,000 पीपल। ओके। और वो थी भी बाय द वे नेटवर्क मार्केटिंग वालों की। ओके। तो उसमें जो स्पीकर साहब थे आपकी इंडस्ट्री वालों की, तो मेरा काम था जो बुक स्टॉल है, क्योंकि वो 20-25 टाइटल की किताबें हैं, तो मेरा काम था कि वो किताबों की वहाँ सेल होती है, तो मुझे उसको थोड़ा देखना था, तो मेरा इतना ही काम था जी। अब दिक्कत ये है कि पहले तो फिर हमने, अब क्योंकि किताब बेचनी थी तो फिर लोगों को प्रेरित किया कि भैया ऑथर यहीं आए हुए हैं, साइंड कॉपी ले लो। तो लोगों में एक वो बढ़ता है कि हाँ यार ऑथर भी हैं और साइंड कॉपी है, तो किताबों की सेल वेल बढ़ने लग गई। तो उससे जो स्पीकर साहब है उनको अच्छा लगा कि यार ये आदमी तो अच्छा है, मतलब ये पैसे वो के नहीं खड़ा रहता, ये माल बेच रहा है, पर ये माल बेच रहा है। अच्छा, जबकि मेरा सेलिंग का तो मेरा प्रोफेशन था नहीं कभी भी, मैं तो फाइनेंस का आदमी। तो किताबें बहुत बिकने लगी मेरे जाने से, तो वो मुझे और साथ रखने लगे। ओके। तो फिर 4-5 ऐसी इवेंट्स में मेरा चेहरा दिखने लगा लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग वालों को। राइट। तो एक बार एक डेट आई, लेकिन उस डेट पर जो है उनका जो स्पीकर है वो नहीं पहुँचे। ओके। लेकिन मैं वहाँ किताबें लेके पहुँचा हुआ था, तो मैं देख रहा था लोग थोड़ा तितर बितर हो रहे थे कि नेक्स्ट स्पीकर नहीं आया, नेक्स्ट स्पीकर नहीं आया। तो पता नहीं अंदर से क्या एक आवाज़ सी आई, तो मैंने उनसे कहा जी आप कहो तो 10 मिनट मैं संभाल लूँ। तो उन्होंने देखा यार तुम क्या संभाल लोगे, पर उनको लगा यार अभी टाइम नहीं है, अभी ये कह रहा है कंपनी, ट्रेनिंग कंपनी से ही है, तो कर लो। तो 10 मिनट साहब मैं उस दिन बोला, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप ही आओ। ओके। क्योंकि उस समय हमारी फीस कम थी तो उन्होंने कहा आप ही आओ। तो इस तरीके से फिर सडनली ये शुरुआत हुई। सर तो ये तो एक एडिशन हो गया। मैं बोलता हूँ, मैंने अभी एक वीडियो में भी बोला कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग ने उन्हें जन्म तो दिया ही है। हाँ, क्यों नहीं दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं अब आपका नाम उस लिस्ट में
हाँ हाँ, आप शौक से, बिल्कुल शौक से डालिए। तो एक तो ये था, और एक दूसरा एपिसोड ये हुआ था कि हमारी एक ट्रेनर थी, बट वो लेडी ट्रेनर थी। ओके। तो वो एक बिमटेक इंस्टीट्यूट है, बिरला का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जानता हूँ। तो वो वहाँ गई थी ट्रेनिंग देने के लिए उन बच्चों को, एमबीए के बच्चों को। तो मैं तो सिर्फ साथ में गया था। तो वहाँ जो बच्चे होते ही हैं जिनको आप आज जेन जी कह रहे हैं, तो वो उस समय के जेन जी, तो उन्होंने जो लेडी ट्रेनर है उनका जीना हराम कर दिया है, मतलब बहुत परेशान कर रहे थे। तो वो एक वो जो हमारे संस्कार होते हैं कि प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार हीरो बनना है। हाँ, हीरो क्या बनना कह लीजिए। तो मैं कहा अगर आप कहो तो मैं ज़रा बात करूँ इनसे, तो उन्होंने कहा कर। तो हमने उनसे बात की, बच्चे शांत हो गए, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कंपनी में आके फीडबैक दिया कि नहीं नहीं, इनको आप कम यूज़ कर रहे हो, इनको कराओ ट्रेनिंग। ओके। सो दैट इज़ हाउ सडनली दिस ट्रेनिंग जर्नी स्टार्टेड। ओके। और कुछ ऐसा कि जिससे एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला हो? जैसे एक वीडियो तो मैं जानता हूँ जो, हाँ, वो वीडियो तब का है जब आपकी सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह इतना ज़्यादा था नहीं। और तो देखिए, मैं तो 25 साल से ये काम ही कर रहा हूँ जी। अब 700 से ज़्यादा कंपनियों में जा चुका हूँ, 7-8 लाख लोग हो गए होंगे। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने अपने आप को सीमित रखा है अभी कॉरपोरेट्स में, कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स में। शुरुआत भले ही हमारी ये जो शुरू की हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग से हुई थी, लेकिन उसके बाद से टोटल कॉरपोरेट फोकस्ड है। ये हमारी इंडस्ट्री का सर लॉस है। नहीं, अभी भी कोई लॉस नहीं, दोबारा बुलाओ। ठीक। हाँ जी। तो अभी आप किस चीज़ को आपको लगता है कि यार, जैसे मैंने अभी एक सज्जन और भी आए थे, मैंने उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा था जी, कि 2 पॉइंट होते हैं। एक वो होता है कि आपको असाइनमेंट मिला कि ये सिखाना है, और एक असाइनमेंट है कि आप क्या सिखाना चाहते हैं। इन दोनों में क्या कभी कभी डिफरेंस आता है? नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता। देखिए, हम लोगों की जो ट्रेनिंग्स हैं वो बिहेवियरल ट्रेनिंग्स हैं। राइट। तो बिहेवियरल्स में एक कंपनी क्या चाहती है कि जो मेरे यहाँ के लोग हैं वो अपना काम ढंग से करें, अपने साथ जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके साथ ढंग से बर्ताव करें, और कस्टमर को एक्सेप्शनल सर्विस दें। इन 3 के अलावा क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की? वंडरफुल। तो बस, तो इन 3 चीज़ों को ढंग से कैसे करना है, उसके लिए अलग अलग इनपुट्स लोग देते हैं। किसी के यहाँ थोड़ा पर्सनल स्किल में, पीपल स्किल में ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को थोड़ा कस्टमर डिलाइट में ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को थोड़े अपने लीडरशिप पे काम करने की ज़रूरत है, और कई जगह थोड़ा सेल्स बढ़ाने की ज़रूरत होती है। राइट। तो मोटा मोटा ये 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसके लिए बस। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा था जी। मैं कुछ ट्रेनर्स कम्युनिटी में गया, तो वहाँ मल्टी डायमेंशनल जो थे, बहुत सारे ट्रेनर्स थे, और सब एक बात से थोड़ा सा दुखी थे कि वो ये देख रहे थे कि हमें उतना काम नहीं मिल रहा जितना हमें मिलना चाहिए। अच्छा। तो नए जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए वो किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाएं, उसके लिए आपका क्या वैल्यूएबल एडवाइस है, जो आपकी इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आज एंट्री कर रहे हैं, 22 साल के, 23 साल के, 25 साल के लोग, या जैसे आप 25 साल पहले थे? देखिए, मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये होती है कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में 25 साल में एंट्री ना करें। ओके। क्योंकि आपने काम खुद तो कुछ किया नहीं है जी। सीधा भाषण देते हो, और जिनको आप भाषण दे रहे हो, देखिए कॉर्पोरेट्स का जो पार्टिसिपेंट है ना, वो पढ़ा लिखा है, राइट। प्लस उसको एक्सपोजर नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर्स का होता है। राइट। वहाँ जाके आप गूगल से डाउनलोड करके या एआई से डाउनलोड करके चीज़ें बोलोगे, यू कैन नॉट इम्प्रेस देम। ओके। तो अगर आपको उनको इम्प्रेस करना है, तो मैं अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यार इतनी जल्दी नहीं है, मतलब सिर्फ इसलिए कि बोलना सीख गए तो बोलना शुरू कर दो, ऐसा ना करें। क्योंकि सामने वाला कैन सी थ्रू इट कि ये खाली बातें कर रहा है, इसने कुछ किया नहीं है। राइट। तो 7-8 साल थोड़ा पहले काम तो कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कॉर्पोरेट्स में काम कर लो, अरे कोई तो काम कर लो। राइट। तो पहले कुछ काम कर लो, उससे बेस स्ट्रांग होता है। उसके बाद जब आप दूसरों से बात करते हो ना, तो लोगों को एक्चुअली समझ में आता है कि नहीं नहीं यार, ये हाँ, ये तजुर्बे से बोल रहा है, एक्सपीरियंस से बोल रहा है, खाली हवाबाजी नहीं कर रहा है। तो पहले 7-8 साल काम कर लें, और उसके बाद देखिए, आज के समय में ना, ट्रेनिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट कंटेंट, इट इज़ अबाउट हाउ यू डिलीवर इट। राइट। ऐसा कुछ नहीं बता सकता मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मैं कहूँ सिर्फ मैं बता सकता हूँ।
अब जैसे फॉर और एग्जांपल अब जो तो भी मेरे social पास media पे है, भी बहुत सारे कुछ है। अब मेरा ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ मेरे पास रह गया है? यूट्यूब के सारे वीडियोस में है, तो जाके कोई भी बोल सकता है जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। लेकिन वो जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, जिस तरीके से मैं कहूँगा ना, स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग जो है। नॉट जस्ट स्टाइल ऑफ डिलीवरी, इसके पीछे का जो होल जो प्रोसेस है, ये ऐसा ही है जैसे आपको 10 मिनट में किसी भी किताब की समरी मिल जाएगी गूगल पे, राइट। आप बोलिए अब उस किताब पर, और अब वो आदमी बोले जिसने वो पूरी किताब पढ़ी है, ज़मीन आसमान का अंतर होगा। एक ने बोली है और एक ने जी है। वो तो अलग ही बात है, मैं कह रहा हूँ जिसने कम से कम पूरी पढ़ी हो। लोग तो इंडेक्स देख के सोचते हैं मैंने किताब पढ़ ली ना, किताब पढ़ ली। तो जिसने वो लिखी है उसके अंदर उसने क्या इलेबोरेशन की होगी, क्या डेटा दिया होगा, किस वजह से वो आइडिया आया है, वो जिसने पूरी किताब पढ़ी होगी अगर आप उसको सुनेंगे और जिसने खाली एआई से सिनॉप्सिस पढ़ लिया है उसको सुनेंगे, आपको पता चल जाता है ये शोशा है, शैलो आदमी है, इसके बेस में दम नहीं है। तो देखिए, ऊंची इमारत के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। वंडरफुल। तो नींव मजबूत उसकी होगी जिसके पास कॉन्सेप्ट्स भी हो, कंटेंट भी हो, और एक इंटेंशन हो कि यार मुझे ना किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, खाली दिहाड़ी नहीं लगानी। अच्छा, आजकल एक कम्युनिटी और है जी, जिसे हम इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें जो मैं जब आपको देख रहा था थोड़ा सा, जब मैंने कल स्टडी किया जी, तो मैंने देखा कि क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए हाँ जी, ढंग के कंटेंट में। मैं एक तो सिर्फ इंटरटेनर से मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो मैंने देखा कि अगर प्रॉपर कंटेंट है तो उसमें एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और तीसरा जो है स्टोरी टेलिंग। और आपको जब देखा तो मुझे समझ में आया तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद है। इसे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो पॉजिटिव कंटेंट बनाकर कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जी। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इन्फ्लुएंसर है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ओके। सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसे बनाना चाहिए अगर मुझे पता होता तो मैं फेमस ज़्यादा होता। तो मैं अगर खुद फेमस नहीं तो इसका मतलब मुझे सोशल मीडिया के, आप फेमस है, मतलब चलिए आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे सोशल मीडिया, मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड की वजह से आपको नहीं जानता, मैं सोशल मीडिया की वजह वो से बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन सोशल मीडिया कंटेंट की मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपने अगर मेरा सोशल मीडिया का कंटेंट देखा है जी, तो वो वही है जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो मैं बोलता हूँ। मैं सोशल मीडिया के लिए स्पेशली कंटेंट नहीं वो बनाता। लाइव रिकॉर्डिंग है आपकी। हाँ, तो मैं सोशल मीडिया के लिए स्पेशली कंटेंट नहीं बनाता जी। तो जो मेरे पास है, जो मेरी किताबों में है, जो मैं अपने एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, वही मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ। और मुझे नहीं पता कि वो क्लिक करते कि नहीं करते, मैं सिर्फ आपको अपनी ट्रेनिंग्स का बता सकता हूँ जी कि वहाँ पर हम इफेक्टिव हैं, वहाँ पर हमारी रिपीट रिकॉल है, वहाँ हम 25 साल से जमे हुए हैं, तो वहाँ हम कुछ ठीक कर रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ बता सकता हूँ कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों इफेक्टिव होते हैं। सबसे पहला, हम जब वहाँ जाते हैं ना, देखिए ट्रेनिंग तो आजकल लोग IIM के प्रोफेसर से भी ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी लोग हैं जो रिटायर्ड होकर के अब अपना पूरा ज्ञान दे रहे हैं, और आजकल आप देखिए आर्मी के लोग भी आके अब वो सारा अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब उनके मुकाबले सुरेश सेमवाल कहाँ ठहरता है जी? लेकिन सुरेश सेमवाल एक चीज़ में ठहरता है, वो ये है कि जो हमारे सामने बैठे होते हैं ना, हम उनको बड़ी इज्जत से देखते हैं। राइट। हम ये नहीं मानते कि हम उनके गुरु हैं, हम उनको अपना ग्राहक मानते हैं। तो हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम उनकी सुनते हैं, हम उनको एंगेज करते हैं, वंडरफुल। और फिर हम उनसे पूछते हैं कि तुम क्या समझे, और जो वो समझे उस पर हम बहस नहीं करते। और जो आपने कहा, हम एग्जाम्पल्स देते हैं, एक्चुअल वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस, तो जिसको आप स्टोरी टेलिंग कह रहे हैं, तो हम एक्चुअल एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं, वो हवाई बातें नहीं करते। तो लोग हमसे बेटर कनेक्ट फील करते हैं। तो जब वो कनेक्ट फील करते हैं तो फिर वो एंगेज होते हैं, फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर वो हमारी बात मानने लगते हैं। तो जब वो हमारी बात मानने लगते हैं तो कुछ चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, और जब एक्शन ले लेता है कोई आदमी तो रिजल्ट आ जाता है, और कंपनी को रिजल्ट चाहिए। तो अगर हमारी ट्रेनिंग अटेंड करके कोई आदमी अपने बिहेवियर में चेंज कर रहा है और कुछ रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, तो कंपनी के लिए ये खर्चा नहीं हुआ, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड कंपनीज लव टू इन्वेस्ट बट दे डोंट लाइक एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट्स में ना आप आके ना वो मतलब हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते खाली कि बस तुम कहो वो कर सकते हैं। अब वो 1-2 घंटे की वो चल जाता है। हमारी इंडस्ट्री में तो चलता है आग लगा देंगे। नहीं, आग क्यों लगानी है, मतलब आग क्यों लगानी है किसी में? लेकिन जब तक वो रिजल्ट्स में परिवर्तित नहीं होगा तब तक कॉर्पोरेट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। राइट। तो सो दैट इज व्हाट आई थिंक मेक्स अस सक्सेसफुल इन द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। राइट सर, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है आपसे तो पूछ लेने चाहिए मुझे। एक क्वेश्चन है कि मोटिवेशनल स्पीकर सबको समझा सकते हैं, क्या ये सच है? झूठ। अच्छा, पत्नी के अलावा
या सिर्फ इतना ही झूठ है या ज़्यादा भी है? नहीं नहीं, सबके साथ झूठ। आप उसी को समझा सकते हो जो समझना चाहता है। समझना चाहता है। हाँ। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अपने घर में कौन कौन समझा सकता है? जो कोई कम ऐसी समझाता हो। जो ऐसी ट्रेनिंग भी कोई आप देते हैं जिसमें मतलब पत्नी को समझाया जा सकता हो? हाँ, ये किताब जो है, जो भी मेरे पास है, मेरे लिए खास है। ये स्पेशली फैमिली के लिए ट्रेनिंग होती है, जिसमें लोग अपने स्पाउसेस को लेकर आते हैं, तो जो वो खुद नहीं कह सकते वो हमारे ज़रिए कहलाते हैं। तो एक जो आपका जो पर्सोना बना हुआ है सोशल मीडिया पे, अच्छा जी। वो एक सुपर ह्यूमरस इंटेलिजेंट एजुकेटर का बना हुआ है। ओके। तो वो आपने कुछ सोच समझ के बनाया था या ये मतलब इनबिल्ट सिस्टम है? सोच समझ के बनाया होता तो कुछ ढंग का बना लेते। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ तो बहुत बातें होती रहनी चाहिए हमेशा, तो थोड़ा सा ब्लड भी बढ़ जाएगा, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे। मैं चाहता हूँ 2 मिनट में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और हमारे पॉडकास्ट के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आप प्लीज़ जरूर दें। देखिए, मेरा निवेदन सब लोगों से ये है कि हमारे पास 3 चीज़ें सीमित हैं। वो है समय, ऊर्जा और ध्यान। और आजकल हमारे आसपास इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी तरह की चीज़ें हो रही हैं कि हमारा समय, ऊर्जा और ध्यान बहुत जगह ना बिखर रहा है। और बिखरने के कारण क्या हो रहा है, फिर हम किसी भी एक जगह के लायक नहीं रहते। तो मेरा अपने सब श्रोताओं से, व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ और पर्पस थोड़ा समय निकाल करके सोच लीजिए कि आप चाहते क्या हैं, आपका अंततोगत्वा व्हाट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव। उसके बाद अपने समय, ऊर्जा और अटेंशन को उन चीज़ों पर दीजिए जो आपको आपके लक्ष्यों की तरफ ले जाएं, बजाय इसके कि आप हर चीज़ में अपना समय लगाएं। ओके। और कैसे पहचाने कि आपको क्या करना चाहिए? 3 सवाल हैं। सबसे पहला पूछिए, आप किस चीज़ के बारे में बड़े पैशनेट हैं? पैशनेट है मतलब किस चीज़ के बारे में सुनते ही आप एक्साइट हो जाते हैं, आपको वो क्लिक करता है, नेचुरली क्लिक करता है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा क्या है जिसमें आप बेहतर हो सकते हैं, उस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, वो सोचिए। और तीसरा, ऐसा क्या है जो आप जिसमें अच्छे भी हैं, जिसमें आप और अच्छे भी हो सकते हैं, और वो आपको धन उपार्जन का भी साधन बन सकता है, वो आपका इकोनॉमिक इंजन भी चला सकता है। जहां पर ये तीनों चीजों का जवाब यस आए, वो आपकी कॉलिंग है, वो आपका पर्पस है। उस एरिया पर अपना टाइम, एनर्जी, अटेंशन लगाएं, आपको अधिक सफलता कम समय में प्राप्त जरूर होगी। थिंक अबाउट इट। ठीक है, इस पॉडकास्ट के बारे में भी आप डॉक्टर आशीष के साथ ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो एक अच्छी चीज़ नोटिस की कि उनके जो सवाल हैं बड़े जेन्युइन और दिल से उन्होंने सवाल पूछे हैं, कोई ऐसी स्क्रिप्टेड चीज़ों की उन्होंने बात नहीं की। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आशीष के साथ। और ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है लोगों तक बिज़नेस के बारे में बताना, बिज़नेस कैसे किया जाए और बिज़नेस लीडर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।